हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो देखो, ज्योग्राफी की क्लास है हमारी, आप सभी को पता है। और इसमें जियोमॉर्फोलॉजी चल रहा है। जियोमॉर्फोलॉजी में हम पढ़ेंगे सागरीय जल या तटवर्ती क्षेत्रों के स्थल रूप, कि सागरीय जल या सागरीय जल के द्वारा निर्मित स्थल रूप। ठीक है, तो इससे पहले मैंने जो हिमनद के द्वारा जो निर्मित स्थल रूप था उसकी मैंने एक PDF दे दी आपको 27 पेज की। ठीक है, जिसमें हमने फुल डिटेल से उसके बारे में वर्णन कर दिया उसका, मतलब फुल डिटेल से उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूँ। जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ से क्वेश्चन बनेगा, और यदि उस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आता है तो वो मेरे पढ़ाए हुए में से ही आएगा, हर हाल में एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ। ठीक है, तो भाई लोगों, अब हम पढ़ेंगे सागरीय जल या तटवर्ती क्षेत्रों के स्थल रूप। देखो, वर्किंग ऑफ सी वाटर, वर्किंग ऑफ सी वाटर, सागरीय जल का कार्य कई कारकों द्वारा संपन्न होता है। सबसे पहले तो ये ध्यान में रखना है आपको कि जो सागरीय जल का कार्य होता है वो कई कारकों के द्वारा संपन्न होता है। किसके द्वारा? कई कारकों के द्वारा संपन्न होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स के बारे में पढ़ते हैं जिनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। किसके बारे में? कुछ कीवर्ड के बारे में। तो सबसे पहला कीवर्ड होता है सीड्स, जिसको हम क्रिस्ट बोलते हैं। क्रिस्ट या सीड्स, लहरों का सबसे ऊंचा उठा हुआ भाग। दूसरा होता है गर्त, जिसको हम टफ बोलते हैं, लहरों का सबसे नीचे का दबा भाग। ठीक है, अब मैं दिखाता हूँ। लहरें समुद्रों में इस तरीके से चलती हैं, आपने देखा होगा समुद्रों में या नदियों में लहरें इस तरीके से चलती हैं। ठीक है, तो लहरों का जो ऊपर का उठा हुआ भाग है, जो ये वाला भाग है, ये तो क्या कहलाता है? सीड्स कहलाता है। और जो ये वाला भाग है ये क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। तो ये तो हो गया गर्त। ये ऊपर उठा हुआ जो सीड्स भाग है इसको क्या कहते हैं? हम सीड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? सीड्स कहते हैं। कि लहरों के ऊपर उठे हुए भाग को या लहरों का सबसे ऊंचा भाग सीड्स कहलाता है, और लहरों का सबसे नीचा भाग या लहरों का सबसे दबा हुआ भाग क्या कहलाता है? गर्त कहलाता है। ये दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे देखो, एक है लहरों की लंबाई, दूसरा है लहर की अवधि। इन दोनों के बारे में भी पढ़ लो। दो शीर्षों के मध्य या दो गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी को लहर की लंबाई कहते हैं। ठीक है, डायग्राम से समझा रहा हूँ मैं। इस तरीके से ये कोई लहर चल रही है। ठीक है, अब इसमें दो शीर्ष कौन कौन से हैं? एक शीर्ष तो ये है, एक शीर्ष ये है। इसमें दो गर्त कौन कौन से हैं? एक गर्त तो ये है, एक गर्त ये है। तो इन दोनों गर्तों या इन दोनों शीर्षों के बीच की जो दूरी है, किस किस की? इन दोनों गर्तों या इन दोनों शीर्षों के बीच की जो ये दूरी है, इसको क्या कहते हैं? लहर की लंबाई कहते हैं। ठीक है, चाहे दो शीर्ष ले लो चाहे दो गर्त ले लो, इनके जो बीच की दूरी है उसको लहर की लंबाई कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो, लहर की अवधि, दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं? दो क्रमबद्ध शीर्षों या गर्तों के गुजरने के समय को लहर अवधि कहते हैं। अब मैं समझाता हूँ ये इसमें क्या होता है। लहर इस तरीके से चलती है। ठीक है, सपोज डैट हमने यहाँ पर एक निशान बना दिया। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? लहर का गर्त वाला भाग है। ठीक है, क्या है? लहर का गर्त वाला भाग है। अब ये भाग, लहर इस तरीके से आगे की ओर बह रही है। ठीक है, इस तरीके से लहर आगे की ओर बह रही है। जब ये भाग यहाँ पर पहुँचेगा, कहाँ पर? यहाँ पर पहुँचेगा, मतलब हमने यहाँ पर निशान बना लिया, ये गर्त भाग है लहर का, यहाँ पर हमने निशान बना लिया। अब हमें लहर की अवधि ज्ञात करनी है कि लहर की अवधि क्या है। तो लहर की अवधि हमें कैसा पता चलेगी? जब हम दो क्रमागत शीर्षों या दो क्रमागत गर्तों के गुजरने के समय का पता चला पाएंगे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? हमें देखना है कि भाई साहब ये क्या है? दूसरा गर्त है, लहर इस दिशा में आगे की ओर बढ़ रही है, और ये लहर का दूसरा गर्त है। तो जब ये वाला भाग यहाँ तक पहुँच जाएगा, मतलब इस वाले भाग को यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगेगा? हो सकता है 2 सेकंड,
हो सकता है 2 मिनट, हो सकता है 2 घंटे, जो भी टाइम है, ये क्या होता है, लहर की अवधि होती है। बिल्कुल उसी तरीके से किस में होता है, सीड्स में होता है। सपोज डैट हमने यहाँ पर निशान लगा लिया, ठीक है। अगला गर्त कौन सा है हमारा, सीड्स कौन सा है, ये वाला है। लहर की गति इस साइड में है, लहर इस दिशा में बह रही है, इस दिशा में बह रही है। अब हमें अवधि का पता चलाना है, तो भाई साहब यदि हम इस सीड्स और इस सीड्स दोनों के बीच के समय का अंतर का पता चला लेंगे तो हमें लहर की अवधि पता चल जाएगी। तो यदि इस सीड्स को यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगेगा, इस वाले सीड्स को यहाँ तक पहुँचने में जितना समय लगेगा, वो क्या होगी, हमारी लहर की अवधि होगी। क्या होगी, लहर अवधि होगी। उसके बाद देखो, अब तक जो बातें बताया हूँ उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बात है ये वाली, तो इसलिए इसके आप 2, 3, 4 जितने निशान बना पाओ बना लो। लहर की लंबाई, ऊंचाई आदि, जल की गहराई, पवन वेग, जल विस्तार आदि तथ्यों पर आधारित होता है। लहर की लंबाई, लहर की ऊंचाई आदि, जल की गहराई, पवन वेग और जल विस्तार आदि तथ्यों पर आधारित होता है। जो लहर की लंबाई होती है, जो लहर की ऊंचाई होती है, ये दोनों किस पर निर्भर करते हैं, जल की गहराई पर, पवन के वेग पर और जल के विस्तार पर। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में सेट करना है। उसके बाद भाई साहब नोट डाल के लिख लो, पवन वेग द्वारा लहरों का आकार निर्धारित होता है। पवन का जो वेग होता है उसके आधार पर लहरों का आकार निर्धारित किया जाता है। किसका, लहरों का आकार क्या किया जाता है, निर्धारित किया जाता है। किसके आधार पर, पवन के वेग के आधार पर। समझ में आ गई बात। फिर थोड़ा आगे बढ़ो। अब एक शब्द है दोलन या दोलायमान लहर। देखो ये जो शब्द है ना, वो नेट जेआरएफ के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन कॉलेज लेक्चर की तैयारी करने वालों इन शब्दों को पढ़ लो, पता नहीं टपक जाए क्वेश्चन। तो दोलन या दोलायमान लहर क्या होती है, दोलन या दोलायमान लहर क्या होती है। तो इन लहरों का सर्जन, ठीक है, तो दोलन या दोलायमान लहर क्या होती हैं, दोलन लहर या दोलायमान लहर क्या होती हैं। इन लहरों का सर्जन अधिक गहरे जल वाले क्षेत्र में होता है। दोलन लहर बोल दो चाहे दोलायमान लहर बोल दो, इन दोनों लहरों का सर्जन कहाँ पर होता है, अधिक गहरे जल वाले क्षेत्र में। कहाँ पर, अधिक गहरे जल वाले क्षेत्र में। जो भी अधिक गहरा जल वाला क्षेत्र होता है वहाँ पर दोलन या दोलायमान लहरों का निर्माण होता है, दोलन या दोलायमान लहरों का सर्जन होता है। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं स्थानांतरणीय तरंग पर। कौन सी है, स्थानांतरणीय तरंग। दोबारा से पढ़ लो, स्थानांतरणीय तरंग। इसे एक श्रृंगी तरंग भी कहते हैं। जो स्थानांतरणीय तरंग है इसे एक श्रृंगी तरंग भी कहते हैं। इस तरंग के अंतर्गत ऊपरी सतह से लेकर सागर तली तक समस्त जल एक ही दिशा में गतिशील होता है। स्थानांतरणीय तरंग, इसे एक श्रृंगी तरंग भी कहते हैं। इस तरंग के अंतर्गत ऊपरी सतह से लेकर सागर तली तक समस्त जल एक ही दिशा में गतिशील होता है, एक ही दिशा में गति करता है। मैं बताता हूँ प्यारे साथियों, ये हमारा कोई समुद्री भाग है, इसमें ये जल फैला हुआ है। इसमें क्या होता है कि सागर की तली से लेकर समस्त जल एक ही दिशा में क्या करता है, गति करता है। क्या करता है, गति करता है। कौन, समस्त जल एक ही दिशा में इस तरीके से गति करता है। पूरा पूरा तल ही गति करता है एक दिशा में। ठीक है, ये बात में ध्यान में रखना। तो ये किसकी वजह से करता है, स्थानांतरणीय तरंग की वजह से या एक श्रृंगी तरंग की वजह से। फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो 3 शब्द और लेके निकल के आए हैं। एक का नाम है सर्फ, दूसरा का नाम है ब्रेकर, तीसरा का नाम है श्वास। सर्फ, ब्रेकर, श्वास, तीनों के तीनों एक ही शब्द हैं। टूटी हुई जल की तरंग जो आगे की ओर तट की ओर बढ़ रही है।
टूटी हुई तरंग जो आगे की ओर बढ़ रही है, तट की ओर बढ़ रही है, उसको हम क्या कहते हैं? सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं। टूटी हुई तरंग का मतलब क्या होता है? जैसे कोई ये लहर आगे आ रही थी, ठीक है, अचानक ही क्या हुआ, यहाँ से वो लहर टकराई, ठीक है, टकरा के ये आगे की ओर चली गई। क्या हो गई? टकरा कर ये आगे की ओर चली गई, या फिर ये तरंग केवल आगे की ओर जा रही है, तो इसको क्या कहते हैं हम? सर्फ ब्रेकर या श्वास कहते हैं। दूसरी साइड देखो भाई साहब, अध प्रवाह क्या होता है? अध प्रवाह तट से पीछे लौटता हुआ जल। ये हमारा तट है, इससे आगे की ओर जो तरंग जा रही है, तट से आगे की ओर जो तरंग जा रही है, उसको क्या कहते हैं? अभी क्या बताया था मैंने? श्वास, सर्क, क्या बताया तब भी? सर्फ ब्रेकर श्वास कहते हैं। दोनों में अंतर देखो, कुछ नहीं है, नाम मात्र से अंतर है दोनों में। सर्फ ब्रेकर श्वास, यहाँ पर जो तरंग है वो तट की ओर जाती है। अध प्रवाह, यहाँ पर तरंग है जो तट से पीछे की ओर लौटता हुआ जल, मतलब तट से पीछे की ओर जाता हुआ जल। दोनों में केवल इतना अंतर है, सर्फ ब्रेकर श्वास, इसमें जो जल होता है वो तट से आगे की ओर जाता है या तट की ओर जाता है। अध प्रवाह में जल होता है जो तट से पीछे की ओर जाता है। कहाँ जाता है? तट से पीछे की ओर जाता है। बस इतना अंतर है दोनों में, जो आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब थोड़ा आगे चलो भाई लोगों, देखो यहाँ पर फिर एक बहुत प्यारा शब्द लिखा हुआ है, अध प्रवाह तरंग के निक्षेपण के कार्य में बाधक होता है। अंध प्रवाह क्या होता है? अंध प्रवाह है जो तरंग के निक्षेपण के कार्य में बाधक होता है। अब आप सोचोगे ये बाधक क्यों है? अरे भाई साहब, निक्षेपण का काम कब होगा? जब तरंगे अपने साथ कोई भी मलबा लेके आएंगी और उसको लाकर इस तट पर क्या करेंगी? निक्षेपित करेंगी। लेकिन क्या होता है भाई साहब, मैं बताता हूँ, ये जल कुछ भाग तरंग से इस तट से आगे की ओर चला जाता है। क्या होता है? आगे की ओर चला जाता है, स्थल भाग की ओर चला जाता है। और जब अंध प्रवाह में ये जल वापस लौटता है, क्या करता है? वापस लौटता है, तो ये जो मलबा था जिसको तरंगों ने निक्षेपित किया था, इसको ये वापस लौटाकर या वापस लेकर आ जाता है। क्या कर देता है? इस मलबे को या इस निक्षेपित जो भी मलबा है उसको वापस समुद्र में मिला देता है, वापस सागर में मिला देता है। तो ये थी एक सिंपल सी बात जिसको हमें ध्यान में रखना है। तो अध प्रवाह क्या करता है? निक्षेपण में बाधक का काम करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसके 5, 6, 10, 20 जितनी लाइन बनाओ उतनी बना दो। नेट जेरफ वाले ध्यान रखना इसको। अब देखो भाई साहब, वेचांचली धारा क्या होती है प्यारे साथियों? यह धारा तट के समानांतर प्रवाहित होती है। वेचांचली धारा क्या होती है? यह धारा तट के सहारे या तट के समानांतर प्रवाहित होती है। सपोज डैट ये हमारा क्या है? एक तट है, और इस तट के समानांतर इस तरह से जो धारा बहती है, क्या बहती है? जो धारा बहती है, इस धारा को क्या कहते हैं? वेचांचली धारा कहते हैं। क्या कहते हैं? वेचांचली धारा। अब थोड़ा आगे चलो प्यारे साथियों, वेचांचली धारा की उत्पत्ति 2 रूपों में होती है, ये भी ध्यान में रखना। वेचांचली धारा की उत्पत्ति 2 रूपों में होती है। कैसे होती है? 2 रूपों में होती है। किसकी उत्पत्ति? वेचांचली धारा की उत्पत्ति। अब आओ भाई साहब, वेचांचली धारा की उत्पत्ति 2 रूपों में होती है। पहला रूप, जब पवन वेग से प्रवाहित होकर जल तट से टक्कर खाता है तो वह मुड़कर तट के समानांतर वेचांचली धारा के रूप में प्रवाहित होने लगता है। मैं समझाता हूँ, जैसे आपको इमेज भी करनी है साथ के साथ, दिमाग में पिक्चर सेट करनी है साथ के साथ। अब मैं लेके चलता हूँ, एक बार थोड़ा सा सपनों में जाओ। ये हमारा तट है, ठीक है? तट को हटाओ, रियल में एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो आप इस तरीके से कोई भी एक पत्थर रख दो, ठीक है? और इस साइड से जल बहाओ, इस साइड से जल फेंको या जल बहाओ आप। तो जब ये जल आकर इस तट से टकराएगा ना,
तो क्या होगा भाई साहब, यहाँ पर जल इस तरीके से फैल जाएगा, इस तरीके से जल यहाँ पर फैलेगा थोड़ी बहुत देर, फिर वापस ये इस तरीके से लौटेगा। आप खुद एक्सपेरिमेंट भी करके देख सकते हो। कोई भी क्या करो, आप अपना हाथ ऐसे रखो छत के ऊपर और एक साइड से दूसरी साइड से इसके ऊपर पानी फेंको। इस तरीके से जब आप पानी फेंकोगे, इस तरीके से जब आप पानी फेंकोगे तो पानी इससे टकराएगा, टकराते तुरंत इस हाथ के पास में इस तरीके से फैल जाएगा। आप करके भी देख सकते हो। लेकिन जब हम बिल्कुल छोटी सी जगह में करेंगे तो हमें ऐसा फील नहीं होगा। तो आप इसको, आपके पास कोई भी बाल्टी हो, कोई टब हो, उसमें कर सकते हो, बिल्कुल सही ढंग से इसी तरीके से दिखेगा। ठीक है, आप इसकी इमेज कर सकते हो बिल्कुल कि इस तरीके से वेचांचली धारा का निर्माण होता है। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये कोई तट है, यहाँ पर ये क्या है, जल के प्रवाह की वजह से, पवन के प्रवाह की वजह से क्या है, ये क्या चल रही हैं, कुछ तरंगे चल रही हैं। जैसे ये तरंगे इस तट से टकराती हैं तो क्या होता है भाई साहब, तट से टकराते ही क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, वेचांचली धाराओं की उत्पत्ति हो रही है। आप खुद रियल में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। ठीक है, टब में करके देख सकते हो। आप टब लेना पानी का भरा हुआ और उसमें आपके जो मोटर है, छोटी मोटर जो अपने घर की टंकी भरने में काम लेते हैं, उस मोटर की नलकी लो और उस टब में पानी, जो टब में जो पानी भरा हुआ है उसमें चलाओ। ठीक है, और उस जो नल का जो प्रवाह वेग है, जो नल का जो धार है, उसको आपको रखना है टब के किनारे के साइड में। कैसे रखना है, सपोज डैट ये आपका टब है, ये आपका टब है, इसमें आपको ये नल चलाना है और नल का जल इस तरीके से चलाना है। जब इस तरीके से जल बाहर निकल के जाएगा इस नल से, तो ये जल यहाँ से टकराएगा और फिर इस तरीके से टब के आसपास वेचांचली धाराओं का निर्माण हो जाएगा। लहरधार धाराओं का निर्माण हो जाएगा। उसे क्या कहते हैं, वेचांचली तरंग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो भाई साहब, पवन वेग के कारण जब सागरीय तरंगे तट से तिरछे रूप से में टकराती हैं, पवन वेग के कारण जब सागरीय तरंगे तट से तिरछे रूप में टकराती हैं तो अधिकांश जल तट के समानांतर वेचांचली धाराओं के रूप में प्रवाहित होने लगता है। समझ गए होंगे आप, ये सबसे सिंपल है। ये कोई तट है, ठीक है, और धारा यहाँ पर किस तरीके से बह रही है, यहाँ पर धारा इस तरीके से बह रही है, किस तरीके से, इस तरीके से ये कोई धारा बह रही है। ठीक है, तो जब ये धारा इस तट से टकराएगी तो भाई साहब आगे इस तट के समानांतर कुछ इस तरीके से नई धाराएं बन जाएंगी, लहरदार धाराएं, और इन लहरदार धाराओं को क्या कहते हैं, वेचांचली धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, वेचांचली धारा कहते हैं। तो ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऐसे दो तरीके से वेचांचली धारा बनती है। एक सिचुएशन होती है जिसमें तट से बिल्कुल धाराएं बिल्कुल समकोण पर टकराती हैं। दूसरी स्थिति होती है जिसमें धाराएं या जिसमें तरंगे तट से तिरछे रूप में टकराती हैं। तो एक स्थिति तो ये होती है, एक स्थिति ये होती है। इस स्थिति में जो वेचांचली धाराएं वो इस तरीके से बनती हैं, इस स्थिति में जो वेचांचली धाराएं वो इस तरीके से बनती हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद पढ़ो तरंगिका क्या होती है। तरंगिका, कुछ जल तट से लौटकर जल की सतह, कुछ जल तट से लौटकर जल की सतह पर तरंग के रूप में सागर की ओर लौटता है। भाई साहब क्या होता है, यहाँ पर कुछ जल तट से टकराकर वापस जल की ओर किसके रूप में लौटता है, तरंग के रूप में सागर की ओर लौट जाता है। क्या होता है, दोबारा से देखो, यहाँ पर क्या है, ये तट है, यहाँ पर ये क्या है, कुछ तरंगे चल रही हैं। ये तरंगे क्या होंगी, इस तट से टकराएंगी। जैसे ये टकराएंगी तो इनमें से कुछ धाराएं तो क्या हो जाएंगी, इस तरीके से वेचांचली के रूप में बन जाएंगी, और कुछ क्या होंगी, वापस लौट जाएंगी तरंगों के रूप में। इस तरीके से कुछ इस तरीके से तरंगों के रूप में वापस लौट जाएंगी। तो ये जो वापस लौटती हैं ना, इनको क्या कहते हैं, तरंगिका कहते हैं। क्या कहते हैं, तरंगिका कहते हैं। इन्हें ज्वारीय तरंग भी कहते हैं। इन तरंगिकाओं को ही ज्वारीय तरंग भी कहते हैं। ठीक है, तो जब कोई भी धारा
कोई भी सागरीय तरंग तट से टकराएगी तो एक तो व्यचांचली धारा बनेगी या फिर तरंगिका या ज्वारीय धारा बनेगी। उसके बाद देखो तट रेखा, स्थल व जल के मिलन क्षेत्रों को मिलान वाली, स्थल व जल के मिलन क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को तट रेखा कहते हैं। ध्यान से सुनो प्यारे साथियों, देखो इसके ये क्या है, सपोज डेट हमारा, मैं समझा देता हूँ थोड़ा डिटेल से ही, फिर आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, ये क्या है, हमारा जल है। ठीक है, ये कोई हमारा महासागर है। ठीक है, और ये हमारा क्या है, कोई स्थल भाग है, क्योंकि हर महासागर के पास में क्या होगा, एक स्थल भाग होगा। तो ये वाला क्या है, स्थल भाग है, और जो ब्लू कलर वाला है वो क्या है, हमारा जलीय भाग है। ठीक है, अब इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र है, कौन सा, इन दोनों का जो मिलन क्षेत्र है कौन सा भाई साहब, ये वाला, जहाँ पर दोनों गुण पाए जा रहे हैं, जिसके एक साइड क्या है, स्थलीय भाग है, और एक साइड क्या है, जलीय भाग। ये स्थल भाग है, ये जलीय भाग है। तो इन दोनों के मिलन क्षेत्र वाली रेखा को या इन दोनों के मिलन क्षेत्र को क्या कहते हैं, तट कहते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पर तट है, जिसके एक साइड जलीय भाग है, एक साइड स्थलीय भाग है। उसके बाद पढ़ो भाई, किनारा क्या होता है। किनारा यह आवर्ती निमज्जन का क्षेत्र है। किनारा क्या है, आवर्ती निमज्जन का क्षेत्र है। मतलब ये आवर्ती निमज्जन या निमज्जन का क्षेत्र है। अब पढ़ो भाई, किनारे दो प्रकार के होते हैं। नहीं पता होगा अभी तक आपको कि किनारे दो प्रकार के भी होते हैं। एक अग्र किनारा होता है, एक पृष्ठ किनारा होता है। क्या होता है, एक अग्र किनारा होता है, एक पृष्ठ किनारा होता है। दोनों के बारे में पढ़ो। पहली बात, यह क्लिफ के नीचे का भाग है। पृष्ठ किनारा यह सामान्य ज्वारीय सीमाओं के अंदर स्थित क्षेत्र है। अग्र किनारा यहाँ समुद्री लहरें जल दबाव और जल गति क्रिया द्वारा कटाव करती हैं। पृष्ठ किनारा यहाँ सागरीय लहरों का अपघर्षण एवं निक्षेपण का कार्य होता है। एक अग्र किनारा है, एक पृष्ठ किनारा है। अग्र किनारा यह क्लिफ के नीचे का भाग है। यहाँ समुद्री लहरें जल दाब और जल गति क्रिया द्वारा कटाव करती हैं। पृष्ठ किनारा यह सामान्य ज्वारीय सीमाओं के अंदर स्थित क्षेत्र है। यहाँ सागरीय लहरों का अपघर्षण व निक्षेपण का कार्य होता है। आगे देखो भाई साहब, अग्र किनारा, सागरीय जल यहाँ पर सदैव रहता है। अग्र किनारे में क्या होता है, सदैव सागरीय जल रहता है। यहाँ पृष्ठ किनारा, किनारे का यह भाग स्थल की ओर अंतिम सीमा है। पृष्ठ किनारा क्या है, यह भाग स्थल की ओर अंतिम सीमा है। सागरीय जल सदैव नहीं पहुँच पाता। जो पृष्ठ किनारा है इसमें सागरीय जल हमेशा नहीं पहुंच पाता, इसमें सागरीय जल सदैव नहीं पहुंच पाता। किनारे का यह भाग स्थल की ओर अंतिम सीमा है। सागरीय जल यहाँ सदैव रहता है। ये क्या है, अग्र किनारा है। ये दोनों बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अब भाई आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस डायग्राम से समझा देता हूँ कि पृष्ठ किनारा क्या है, अग्र किनारा क्या है। देखो ये क्या है, हमारा स्थलीय भाग है इस तरीके से, और ये हमारा क्या है, सागरी वाला भाग है। ये क्या है, महासागर है। क्या है, महासागर है। सबसे पहले क्या है, कोस्ट है, तट है। उसके बाद क्या है, पृष्ठ किनारा। उसके बाद क्या है, अग्रिम किनारा। और उसके बाद क्या है, सुदूर किनारा। ठीक है, किनारे बिल्कुल धरातल भाग। यहाँ पर क्या है, महासागर है। एक मिनट दोबारा दिखा देता हूँ मैं, थोड़ा सा यहाँ करते हैं इसको, यहाँ पर। ठीक है, अब देखो थोड़ा दोबारा से ध्यान से देख लो, ये क्या है, महासागर है। ठीक है, ये क्या है, महाद्वीप है। महाद्वीप का मतलब है यहाँ स्थलीय भाग है, यहाँ पर जलीय भाग है।
अब क्या है, ये क्या है, तट है, कोस्ट है। उसके बाद ये क्या है, पृष्ठ किनारा है। उसके बाद ये क्या है, अग्रिम किनारा है। उसके बाद ये क्या है, सुदूर किनारा है। जब आप इस साइड की ओर जाओगे तो क्या होता जा रहा है, जल की मात्रा बढ़ती जा रही है। यहाँ क्या है, स्थल भाग है, फिर तट, पृष्ठ किनारा, मतलब यहाँ पर ये क्या है, पृष्ठ किनारा क्या है, जलीय भाग की अंतिम सीमा है, मतलब महासागरों की अंतिम सीमा है। ये क्या है, महासागरों की या जलीय भाग की अंतिम सीमा है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि सदैव जल रहे। जब बरसात अधिक मात्रा में हो जाए और महासागर में या सागर में जल की मात्रा बढ़ जाए, या कोई तेज गति वाली लहर आई और इसको पूरी को अच्छी तरीके से जलमग्न कर दी, और कोई तेज गति से लहर दूसरी दिशा में जाए तो इसको पूरी तरीके से खाली कर दी, तो जो पृष्ठ किनारा है वो सदैव जल से भरा हुआ नहीं रहता। उसके बाद आता है अग्रिम किनारा। ये तो भाई साहब जल के अंदर है, तो मतलब ये जल से भरा रहता है। सुदूर किनारा, ये तो भाई साहब अग्रिम किनारे से भी ज़्यादा जल से भरा रहता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ये उच्च ज्वार तल, ये निम्न ज्वार तल, मतलब ये क्या है, सागर तल है, इसके ऊपर का उच्च ज्वार तल है, इसके नीचे का निम्न ज्वार तल है। इनको चाहे मत याद करो, मैन है ये तीन, इनको पूछ लेता है वो सही क्रम से व्यवस्थित करवा लेता है। तो सबसे पहले कोस्ट आएगा, फिर पृष्ठ किनारा आएगा, फिर अग्रिम किनारा आएगा, फिर सुदूर किनारा आएगा। इनको ध्यान से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सभी के सभी 2-3 निशान लगा लो इसके, क्योंकि क्रम से व्यवस्थित करवा लेता है वो कि तट से महासागर के आंतरिक भाग की ओर निम्नलिखित को सही क्रम में व्यवस्थित करो। तो सबसे पहले कोस्ट, फिर पृष्ठ किनारा, फिर अग्रिम किनारा, फिर सुदूर किनारा। ठीक है, अब देखो भाई साहब, सुदूर किनारा महाद्वीपीय ढाल का शेष उथला भाग जो कि सागरीय जल द्वारा आवर्त रहता है, सागरीय जल द्वारा भरा रहता है, भारी किनारा या सुदूर किनारा कहा जाता है। इसको इंग्लिश में ऑफ शोर भी बोलते हैं। ठीक है, तो सुदूर किनारा क्या होता है, महाद्वीपीय ढाल का शेष उथला भाग जो कि सागरीय जल द्वारा आवर्त रहता है, भारी किनारा या सुदूर किनारा कहलाता है। उसके बाद देखो भाई साहब, अब हम पढ़ते हैं सागरीय तरंगों के अपर्दनात्मक कार्य। वो सागरीय तरंग नदी, पवन, हिमनद की तरह 3 काम करते हैं, एक अपर्दन का काम, एक निक्षेपण का काम, एक परिवहन का काम। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित अपर्दनात्मक कार्य। ठीक है, तो अपर्दन का कार्य वो रूपों में होता है। एक जल गति क्रिया, देखो इन कीवर्डों को याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है, जल गति क्रिया इंग्लिश में हाइड्रोलिक एक्शन बोलते हैं। जहाँ पर भी आपको जल गति क्रिया दिखे शब्द, जहाँ पर भी आपको हाइड्रोलिक शब्द दिखे, आपको तुरंत दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर जो अपर्दन का काम कर रहा है वो कौन कर रहा है, खुद जल कर रहा है। क्या कर रहा है, खुद जल कर रहा है। जब आप नदी द्वारा पढ़ोगे तो वहाँ पर नदीय जल कर रहा है, जब आप हिमनद द्वारा पढ़ोगे तो वहाँ पर हिमनदीय जल कर रहा है, जब आप किसके द्वारा, सागरीय तरंग द्वारा करो, सागरीय तरंग में जल गति क्रिया के बारे में पढ़ोगे तो वहाँ पर सागरीय जल कर रहा है। देखो सागरीय तरंगों के जल के दबाव से तट की चट्टानें टूटकर बिखरने लगती हैं, यह क्रिया जल गति क्रिया कहलाती है। ठीक है, तो जल गति क्रिया का मतलब है कि यहाँ पर जल खुद क्या कर रहा है, अपघर्षण का काम कर रहा है, चट्टानों को तोड़ने का काम कर रहा है, टुकड़ों को तोड़ने का काम कर रहा है। कौन, खुद स्वयं जल। कौन भाई, खुद स्वयं जल। उसके बाद देखो भाई साहब, अब यहाँ पर ये 4 शब्द हैं। कौन कौन से 4 शब्द हैं, सबसे पहला सन्निघर्षण। सन्निघर्षण शब्द सुनते ही फिर दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि भाई साहब यहाँ पर जो टुकड़े हैं, जो चट्टान के टुकड़े हैं वो क्या कर रहे हैं, आपस में टकरा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आपस में ही टकरा रहे हैं। और जब 2 चट्टान के टुकड़े बहते समय, क्या करते समय, बहते समय आपस में टकराएंगे तो उनसे भी कुछ कुछ भाग टूट जाता है और क्या होता है, सन्निघर्षण की क्रिया होती है।
जैसे सपोज डैट ये कोई सागरीय जल बह रहा है, पवन बह रही है, नदी बह रही है, कुछ भी मान लो, और यहाँ पर क्या है, इनके साथ ये कुछ टुकड़े बह रहे हैं। क्या बह रहे हैं? टुकड़े बह रहे हैं इस तरीके से। अब क्या हुआ भाई साहब, ये दो टुकड़े आपस में टकराए। टकरा किसी भी कारण से सकते हैं, हो सकता है कि ये वाला टुकड़ा है जो थोड़ा कम स्पीड से चले, हो सकता है ये वाला टुकड़ा कम स्पीड से चला, ये वाला टुकड़ा ज़्यादा स्पीड से, ये दोनों टुकड़े आपस में टकराए। जब ये दोनों टुकड़े आपस में टकराएंगे तो क्या होता है, इनसे कुछ भाग टूटकर नीचे गिर गया। फिर ये दो टुकड़े टकराए, फिर इनसे कुछ भाग टूटकर नीचे गिर गया। ऐसे ये दो टुकड़े आपस में टकराए, फिर इनसे कोई टुकड़ा टूटकर नीचे गिर गया। तो इस तरीके से जो टुकड़ों के टूटने की क्रिया है, जो अपघर्षण की क्रिया है, उसको क्या कहते हैं? सन्निघर्षण। तो दिमाग में सेट कर लो, सन्निघर्षण। उसके बाद क्या होता है भाई साहब? अपघर्षण। अपघर्षण का मतलब होता है खींच कर लेके जाना, तोड़ कर लेके जाना, उखेड़ कर लेके जाना। ठीक है, तोड़कर, खींचकर, उखेड़कर, कैसे भी तोड़ कर लेके, मतलब चट्टान का विघटन करना, चाहे वो तोड़ के लेके जाए, चाहे वो खींच के लेके जाए, चाहे वो उखेड़ कर लेके जाए। घुलन क्रिया मतलब जल का घुलनशील तत्वों को घोल कर लेके जाना, अपने अंदर घोल कर लेके जाना। जैसे चूना पत्थर चट्टान को जल घोल कर लेके चला जाता है। जल दबाव क्रिया, ये यहाँ पर एक नया आया है। जल दबाव क्रिया केवल आपको सागरीय तरंगों में देखना पड़ेगा। अब मैं बताता हूँ कैसे प्यारे साथियों। ये कोई तट है, ये कोई सागरीय तरंग है, और ये इस तट को आकर टकराती है। क्या करती है? इस तट से टकराती है, और इस तट से ये बार बार टकराती रहती है। इस तट से ये तरंगे क्या करती हैं? बार बार टकराती रहती हैं। जब बहुत सारी बार टकराएंगी तो क्या होगा? ये तट अपने आप ही धीरे धीरे क्या हो जाएगा? ढीला पड़ जाएगा, धीरे धीरे टूटना प्रारंभ कर देगा। क्यों करेगा? सपोज डेट ये तट है, यहाँ पर ये सागरीय तरंगे इस तरीके से आकर बार बार टकराएंगी, तो क्या होगा भाई साहब? ये जल है, इसका दबाव पड़ रहा है, फिर ये जल है, फिर इसका दबाव पड़ रहा है। तो जब इस तरीके से जल का दबाव बार बार पड़ेगा तो क्या होगा? एक दिन तो ये वाला भाग टूटे हीगा, और इस क्रिया को ही क्या कहते हैं? जल दबाव क्रिया कहते हैं। उसके बाद देखो भाई साहब, बहुत प्यारी बात निकल कर आई है, सुन लो क्या है बात। सागरीय अपरदन को प्रभावित करने वाली दशाएं, सागरीय तरंगों की लंबाई और उनका वेग। सागरीय अपरदन को प्रभावित करने वाली दशाओं में एक है सागरीय तरंगों की लंबाई, उनका वेग। तटीय भाग की चट्टान की बनावट तथा संरचना अपरदन की मात्रा को प्रभावित करती है। तटीय भाग की चट्टान की बनावट तथा संरचना अपरदन की मात्रा को प्रभावित करती है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ सागरीय तरंगों की लंबाई तथा उनका वेग। यदि ये सागरीय तरंग बहुत तेज स्पीड से आकर इस तट से टकराती है तो क्या होगा भाई साहब? इस तट का जल्दी ही टूटने की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और यदि ये सागरीय तरंग बिल्कुल धीरे धीरे आकर तट से टकराती है तो ये तट बहुत लंबे समय बाद टूटेगा, क्योंकि इसके ऊपर धीरे धीरे चोट पड़ रही है। और जब सागरीय तरंग तेज आएगी तो इसके ऊपर तेज चोट पड़ेगी, तो ये जल्दी टूट जाएगा। दूसरा, तटीय भाग की चट्टान की बनावट तथा संरचना अपरदन की मात्रा को प्रभावित करता है। अरे भाई लोगों, सपोज डैट ये चट्टान जो तटीय भाग है वो कोमल चट्टानों से, कमज़ोर चट्टानों से बना हुआ है। तो जैसे ही सागरीय तरंग आके टकराएगी तुरंत तोड़ के लेके चली जाएगी। और सपोज डैट ये तटीय भाग बहुत कठोर चट्टानों से बना हुआ है, सागरीय तरंग आ रही है, फिर टकरा रही है, फिर कुछ नहीं फर्क पड़ रहा, फिर टकरा रही है, फिर कुछ कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फिर टकरा रही है, फिर कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो यदि ये तटीय चट्टान मजबूत है तो ये टूटने में बहुत टाइम लेगा, और यदि ये तटीय चट्टान कमज़ोर है तो ये तुरंत टूट जाएगा। उसके बाद देखो भाई साहब, तट का ढाल। तीव्र ढाल होने पर अपरदन अधिक होगा, मंद ढाल होने पर अपरदन कम होगा। यदि तट का बिल्कुल खड़ा ढाल है तो क्या होगा? लहरें ऐसे आएंगी टकराकर इस तरीके से ऊपर तक जाकर पीछे आ जाएंगी, तो क्या होगा? पूरा पूरा दबाव पड़ेगा। मैं बताता हूँ,
एक तट इस तरीके से, एक तट इस तरीके से, यहाँ से ये सागरीय तरंग आई, इससे टकराई, पीछे चला गया ना, इस तरीके से पीछे चला गया, ठीक है। एक इस तरीके से टकराएंगी, ऐसे ऊपर चला जाएगा, टकराएंगी, ऐसे ऊपर चला जाएगा, ये क्रिया होगी। तो जब ढाल कम होगा, जब तट का ढाल कम होगा तो सागरीय तरंगे इस तरीके से टकराकर ऊपर चली जाएंगी, जिससे क्या होगा, तट को कम क्षति पहुंचेगी, अपरदन कम होगा। और यदि ये तट इस तरीके से लंबवत है तो सागरीय तरंग आएंगी, इस तरीके से टकराएंगी, फिर वापस उठकर वापस आ जाएंगी, फिर टकराएंगी, फिर ऊपर उठकर वापस आ जाएंगी, फिर टकराएंगी। तो क्या होगा, इस तट के ऊपर ज़्यादा चोट पड़ेगी, ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, तो ये जल्दी टूटेगा, मतलब अपरदन तेज होगा। तो यदि तट का ढाल खड़ा है, तेज है, तो अपरदन अधिक होगा, तट का ढाल कम है, मंद है, तो अपरदन कम होगा। अपरदन का समय, भाई साहब चोट बार बार पड़ रही है, लंबे समय तक पड़ रही है, तो चाहे चोट धीरे ही पड़े, ये भाग टूटेगा। और यदि जो चोट है वो एक बार पड़ी, फिर नहीं पड़ी कितने दिनों तक, फिर चट्टान के ऊपर चोट पड़ी, फिर कितने दिन तक नहीं पड़ी, फिर पड़ी, फिर बहुत दिन तक नहीं पड़ी, तो ये कम टूटेगा। और यदि इसके ऊपर लगातार प्रहार हो रहा है, लगातार चट्टानों का, सागरीय तरंगों का इस चट्टान के ऊपर, इस तटीय भाग के ऊपर प्रहार हो रहा है, तो ये क्या होगा, जल्दी ही टूट जाएगा। तट रेखा की स्थिरता, यदि तट रेखा स्थिर होती है तो अपरदन अविच्छिन्न रूप से चलता है। भाई साहब यदि तट रेखा स्थिर है तो अपरदन अविच्छिन्न रूप से चलेगा, बिल्कुल निरंतर चलेगा। उसके बाद आ जाओ भाई अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है सागरीय लहरों द्वारा निर्मित तटीय स्थलाकृति। एक है अपरदनात्मक स्थलाकृति, एक है निक्षेपात्मक स्थलाकृति। दोनों के बारे में पढ़ लो फुल डिटेल से। सबसे ज़्यादा यहीं से क्वेश्चन बनता है कंफ्यूज करने वाला, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी स्थलाकृतियाँ हैं जिनके बारे में आप नॉर्मली बुकों में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा भी नहीं है सारी की सारी एक जगह। और यहीं से क्वेश्चन, यहाँ से जब जब टोपोग्राफी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है तो यहाँ से एक क्वेश्चन 100% बनता है, यहाँ से एक स्थलाकृति वो 100% उठाता है। तो सबसे पहले पढ़ लो अपरदनात्मक। सागरीय क्लिफ, समुद्री गुफा, वौत छिद्र, समुद्री मेहराब, स्टेक, सागरीय स्तंभ, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, अंडाकार कटान या लघु निवेशिका, तटीय कंदरा, जवारीय कुंड। तो ये तो क्या है सारी की सारी, ये सारी की सारी क्या है प्यारे साथियों, सागरीय लहरों द्वारा निर्मित अपरदनात्मक स्थलाकृति हैं। इनको अच्छे से याद कर लो, दिमाग में ठूंस लो, 100% यहाँ से एक क्वेश्चन आएगा। दूसरी साइड देख लेते हैं हम, सागरीय तरंगों या लहरों द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। तो ये है निक्षेपात्मक तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म। ध्यान रखना, एक जगह है, देखो यहाँ पर तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म। तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बन रहा है, निक्षेपण की क्रिया द्वारा। तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म किसके द्वारा बन रहा है, अपरदन की क्रिया द्वारा। इसके अलावा है पुलिन है, रोदिका है, स्पिट है, हुक है, छल्ला या लूप है, खाड़ी मुख रोधिका है, टोम्बोलो है, कश्यप पुलिन है, अपतट रोधिका है, संयोजक रोधिका है, टोम्बोलो है, तटीय तरभाग है, सबखा है। ये सारे के सारे क्या हैं, क्या हैं भाई साहब, ये सारे के सारे निक्षेपण की क्रिया के द्वारा बने हुए स्थल रूप हैं। तो भाई साहब ये तो हैं सारे के सारे निक्षेपात्मक स्थल रूप, और एक साइड है अपरदनात्मक स्थल रूप। दोनों को अच्छे से याद कर लो, पेपर में 100% यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको कंफ्यूज करेगा क्या क्या, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म और तरंग निक्षेपित प्लेटफॉर्म। यहाँ पर निक्षेपण शब्द यूज है, मतलब निक्षेपात्मक है। यहाँ पर घर्षित शब्द है, मतलब घर्षण। घर्षण किस में होता है, अपरदन में होता है।
ठीक है। बाकी रोदिका, स्पिट हुक, छल्ला, टोम्बोलो, कश्यपुलिन, अपतट रोदिका, संयोजक रोदिका, टोम्बोलो, तटीयतर भाग, सबखा, ये सारे के सारे क्या हैं, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां हैं। अब भाई थोड़ा आगे फिर चलो, अब हम पढ़ते हैं अपर्दनात्मक स्थलाकृतियों के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ते हैं भृंगु, जिसको हम क्लिफ बोलते हैं। किसके बारे में, भृंगु के बारे में, जिसको हम क्लिफ बोलते हैं। अरे देखो प्यारे साथियों, ये किसका, क्लिफ का ही डायग्राम है ये, ठीक है। ये यहाँ पर क्या फैला हुआ है, जल फैला हुआ है हमारा। अब देख लो भाई साहब, बहुत प्यारी सी बात है, बहुत शिट यार, कोई ना। इसका निर्माण किसके द्वारा होता है, भृंगु या क्लिफ का निर्माण होता है लहरों की अपघर्षण क्रिया द्वारा, ठीक है। ये किसकी वजह से हो रहा है, अपघर्षण की वजह से। ये जो अंदर का भाग किसकी वजह से गया, लहरों के अपघर्षण द्वारा। लहर बार बार आकर यहाँ पर टक्कर मार रही हैं, क्या कर रही हैं, टक्कर मार रही हैं। इससे ये भाग क्या हो रहा है, दिन प्रतिदिन अपरदित होते हुए पीछे की ओर जा रहा है, ठीक है। तो ये जो पीछे की ओर भाग जा रहा है उसको क्या कहते हैं, खांच कहते हैं। क्लिफ के आधार पर तरंगों के अधिक अपरदन से निर्मित कटाव को खांच कहते हैं। क्लिफ के आधार पर तरंगों के अधिक अपरदन से निर्मित कटाव को खांच कहते हैं। क्लिफ लहरों की अपघर्षण क्रिया के द्वारा बनता है। यह तीव्र ढाल वाला तट का खड़ा हुआ भाग होता है। क्या है, तीव्र ढाल वाले तट का खड़ा हुआ भाग है। भाई साहब देख लो, तीव्र ढाल वाले तट का क्या है, खड़ा हुआ भाग, क्या है, खड़ा हुआ भाग है। उसके बाद पढ़ लो भाई साहब, तटीय कंदरा। तटीय कंदरा क्या होती है, शीर्ष स्थल में अधिक अपरदन के कारण उसमें कंदरा का निर्माण हो जाता है। शीर्ष स्थल में अधिक अपरदन के कारण उसमें कंदरा का निर्माण हो जाता है, जिसे तटीय कंदरा कहते हैं। फिर थोड़ा आगे देखो, प्राकृतिक मेहराब। दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं। दोनों कंदराएं विस्तृत होकर एक दूसरे से मिल जाती हैं और प्राकृतिक मेहराब का निर्माण करती हैं। फिर थोड़ा आगे देख लो, लघु निवेशिका। जब समुद्री तट कड़ी व कोमल दोनों प्रकार की शैलों द्वारा निर्मित होता है। लघु निवेशिका क्या होती है कि जब समुद्री तट कठोर व कोमल दोनों प्रकार की शैलों या दोनों प्रकार की चट्टानों के द्वारा बना होता है, तो लहरों द्वारा कोमल चट्टानों को काटने के कारण तट पर छोटी छोटी खाड़ियाँ बन जाती हैं, जिन्हें लघु निवेशिका कहते हैं। ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है, तट है। क्या है भाई साहब, ये हमारा तट है। क्या है, ये हमारा तट है। और इस तट में क्या है, ये कुछ कोमल चट्टानें हैं। क्या हैं, ये कुछ कोमल चट्टानें हैं। इस तरीके से ये क्या हैं, कुछ कोमल चट्टानें हैं प्यारे साथियों। क्या हैं, कोमल चट्टानें। अब ये हमारा क्या बह रहा है, ये हमारा जल बह रहा है। अब इस जल ने यहाँ पर इस कोमल चट्टान से क्या की, क्रिया की। ये यहाँ तक आ गया, फिर ये यहाँ तक आ गया, फिर ये जल बह रहा है। इसने इस कोमल चट्टान के साथ क्रिया की और इसको अपने आप में घुला लिया या इसका अपरदन कर लिया। फिर ये इस साइड तक अपरदन कर लिया। फिर ये जल इन दोनों को तोड़कर, क्योंकि कोमल चट्टान है, इन दोनों को तोड़कर अंदर घुस गया। यहाँ पर फिर जल इस चट्टान को तोड़कर अंदर घुस गया, क्योंकि कोमल चट्टान थी। तो अब इससे ये क्या बन गई, खाड़ियाँ बन गई। ये वाले भाग क्या बन गए, खाड़ियाँ बन गए। तो इन्हें ही क्या कहते हैं, इन छोटी छोटी खाड़ियों को क्या कहते हैं, लघु निवेशिका कहते हैं। ठीक है, तो समझ में आ गया। तो ये था हमारा सागरीय जल या सागरीय तरंगों के द्वारा निर्मित तटीय स्थलाकृति। नेक्स्ट वीडियो इसी का आज ही लेके आ रहा हूँ मैं, रात को 10 से 11 बजे के बीच में। तो बिल्कुल तैयार रहना पढ़ने के लिए, क्योंकि हमें पढ़ना है। यहाँ से एक क्वेश्चन कोई नहीं रोक सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। मतलब एक क्वेश्चन तो भाई साहब यहाँ से टपके ही गा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को देखने के लिए। थैंक्स, बाय।